मैं हूं जाहिदा चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है आपकी जिंदगी को आसान बनाना। आपका शो को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि हम इस प्रोग्राम में देश भर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लेकर आते हैं जिनकी सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जोड़ों के दर्द पर। देर तक बैठे रहने से, ज्यादा देर खड़े रहने से या उम्र बढ़ने पर हमारे घुटने अक्सर अकड़ जाते हैं या दर्द करने लगते हैं। घुटनों का दर्द न सिर्फ बेहद तकलीफदेह होता है बल्कि ये दर्द आपके जीवन को मुश्किल बना देता है। आप किसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ देश की अलग अलग जगहों से कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इन एक्सपर्ट से हम इसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, साथ ही अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल करेंगे। तो आइए अपने एक्सपर्ट से हम आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ मोहाली से जुड़े हैं मोहाली मैक्स हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मनोज वाधवा। न्यू दिल्ली से इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैक्स स्मार्ट साकेत हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर रमनीक महाजन। आप दोनों ही का हमारे शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमनीक महाजन, आपसे हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आप बताइए कि आखिर जोड़ों की दर्द की वजह क्या है? क्या इसे हम उम्र का तकाजा माने कि उम्र बढ़ने के साथ हमें जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है, या फिर ये हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक ड्रॉबैक है? देखिए, आर्थराइटिस को सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये आर्थराइटिस अल्टीमेटली है क्या। हमें ये जानना पड़ेगा कि आर्थराइटिस का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे जोड़ों को घिस रही है। आर्थराइटिस जो कि हमारे जोड़ों को खराब कर रही है उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस किसी भी कारण से हो सकता है, लाइफस्टाइल उसके अंदर जरूर हिस्सा देता है, पर अगर हम आर्थराइटिस के पहले एक आम आदमी जब सुनता है कि उसको आर्थराइटिस हो गया है तो वो डर जाता है। उसको ये जानना चाहिए कि आर्थराइटिस का मतलब एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि उम्र बढ़ते बढ़ते होता है। उसके अलावा बहुत सारे आर्थराइटिस है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है जो कि शरीर के अंदर किसी अंदरूनी कारण से हो रहा है, जैसे कि गाउट प्रोटीन की वजह से हो रहा है, चोट लगने की वजह से भी आर्थराइटिस होता है। सो जिस वजह से आर्थराइटिस हुआ है उस वजह को जानना जरूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मनोज वाधवा, आखिर जोड़ों के दर्द की समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही है, क्योंकि मौजूदा दौर में तो ये युवा पीढ़ी में भी नजर आती है। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस की वजह से है या फिर इसकी कोई और वजह है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आर्थराइटिस है 70 वर्ष से ऊपर लगभग 65% जो पॉपुलेशन है उसमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं विद दिस न्यू लाइफस्टाइल, एक बहुत फास्ट स्पीड पर जो बढ़ रहा है वो है यंगर पॉपुलेशन आर्थराइटिस। इसको हम कहते हैं बेबी बूमर्स, यानी कि जो पहले आर्थराइटिस के मरीज थे वो लगभग 60, 65, 70 वर्ष की उम्र में आते थे। आजकल जो हम हाई ग्रेड आर्थराइटिस देखते हैं वो लेडीज 45, 47, 50 एक यंगर स्पेक्ट्रम की होती हैं। तो आजकल ये जीवन शैली बदलने की वजह से या जेनेटिक रीजंस की वजह से, या मैं कुछ हद तक कहूंगा कि अवेयरनेस बढ़ने से जो मरीज सीवियर आर्थराइटिस वाले हमारे पास आते हैं वो यंगर पॉपुलेशन है। डॉक्टर मनोज वाधवा ने बताया कि आर्थराइटिस जैसा दर्द न सिर्फ बुजुर्गों को बल्कि युवाओं को भी बेहद परेशान कर रहा है। डॉक्टर रमनीक महाजन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में जो दर्द होता है वो किसी खास गतिविधि यानी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या किसी खास तरह की पोजीशन में बैठने से बढ़ जाता है? क्योंकि अक्सर हम लोगों की शिकायत सुनते हैं कि ज्यादा देर एक जगह बैठे रहने से या ज्यादा देर चलने से उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। देखिए, आर्थराइटिस में जो भी दर्द है वो जितना हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना वो हमें फायदा देता है। एक लोगों के बीच में गलत धारणा है कि अगर मेरे जॉइंट में दर्द है तो मेरे को थोड़ा आराम करना चाहिए। हमें ये जानना जरूरी है कि जितना हम आराम करेंगे उतना ही वो दर्द हमको और तंग करेगा, क्योंकि हमारे मसल्स वीक होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमको आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी ये राय देते हैं कि आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें करते रहना चाहिए। डॉक्टर मनोज वाधवा, क्या जोड़ों के दर्द को हम हेरिडिटरी प्रॉब्लम की तरह देख सकते हैं कि अगर परिवार में किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हमें भी वो परेशानी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आर्थराइटिस जो है इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, खास करके फीमेल्स में। जैसे मदर को था तो बेटियों में आने की संभावना ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि निश्चित तौर पे अगली जनरेशन में आएगा ही आएगा, पर जेनेटिक रीजंस की वजह से संभावना डेफिनेटली ज्यादा है। ये सब लोग जो कि हम कहेंगे हाई रिस्क हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये सब लोग जो है यंगर एज के ऊपर अपनी वेट को नियंत्रण में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, किसी भी फॉर्म में योगा करें, और कुछ नहीं हो सकता साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें,
और अपने लाइफस्टाइल को कस्टमाइज करें, अपने वेट को बढ़ने ना दें। इस तरह से जो हमारी कंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ आर्थराइटिस है उससे हम आर्थराइटिस को बचा सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को यह अहम जानकारी जरूर मिली होगी कि जिनके घर बुजुर्गों को अर्थराइटिस के दर्द की परेशानी होती है उन्हें इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि घबराने की जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल बेहतर करने से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा रमनीक महाजन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अर्थराइटिस के इलाज के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जैसे दवाइयाँ, घुटनों में लगने वाले इंजेक्शन या लुब्रिकेंट। ये सॉल्यूशंस कई बार लोगों को मिसलीड करते हैं, इस बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सब पेशेंट्स को ये राय देता हूँ, अगर मैं किसी पेन किलर से, किसी दर्द की दवाई से आपका इलाज कर रहा हूँ तो मैं वो आपका इलाज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको कंफर्ट दे रहा हूँ। आपको ये जानना जरूरी है कि जितनी भी दवाइयाँ आर्थराइटिस के लिए बोली जाती हैं वो दवाइयाँ सिर्फ आपके एक कंफर्ट के लिए है। आर्थराइटिस 4 स्टेजेस से होके गुजरता है। स्टेज 1, जब वो बीमारी जस्ट शुरू हुई है, मेरे को नी में, जॉइंट्स में कहीं पे थोड़ी थोड़ी दर्द शुरू हुई है, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये बेटर है कि वो कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर लें, बट रेगुलरिटी से ना लें। SOS जब जरूरत पड़े उसके साथ अपना मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन, कुछ जॉइंट को लुब्रिकेट करने की दवाइयाँ, ये सब लेते रहें। बट अगर आप लास्ट स्टेज, जिसे हम स्टेज 4 बोलते हैं, उस स्टेज में जाते हैं, तब इतनी सारी दवाइयां हैं, मेरे पीछे पोस्टर लगा, इतनी सारी दवाइयां हैं, कोई भी दवाई काम नहीं करती। वो दवाइयां सिर्फ एक टेम्पररी कुछ घंटों के लिए रिलीफ दे रही हैं, पर जितने ज्यादा दवाइयां उतने उनके साइड इफेक्ट्स, ये भी हमें मान के चलना चाहिए। डॉक्टर, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर मनोज वाधवा, आप बताइए कि क्या अर्थराइटिस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है जिससे हमेशा के लिए जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जा सके? देखिए, इस तरह से आर्थराइटिस का परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है। जैसे मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ इलाज नहीं है कि मेरे बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। हम अगर प्रॉपर डाइट लें तो उसको हम डिले कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आर्थराइटिस आना है तो आना है, आप उसको रोक नहीं सकते, इट्स प्योरली ए बैड लक। लेकिन आप उसको डिले जरूर कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करना, ये सब चीजें बहुत अहम है। तो इस चर्चा में हमने अब तक जाना कि जोड़ों के दर्द की समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि मौजूदा दौर में ये युवा पीढ़ी को भी परेशान कर रही है। इस समस्या से बचना है तो एक्सरसाइज और सही खान पान सबसे सरल उपाय है। यानी आप हर रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें तो जोड़ों के दर्द की जुड़ी परेशानी हल की जा सकती है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोड़ों के दर्द से जुड़े कई और अहम पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्याओं पर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर रमनीक महाजन, हम आपके पास आते हैं। आप बताइए कि जोड़ों के दर्द में टोटल नी रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए? मतलब अगर आपके जोड़ों में दर्द है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो ऐसे में कब डिसाइड किया जाता है, कब डिसाइड करते हैं कि जोड़ों के दर्द का या घुटनों के दर्द का ऑपरेशन ही अब सही इलाज है? देखिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट हम सबको तब राय देते हैं जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ 3 पॉइंट्स में। हर पेशेंट को याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 वो है पेन। अगर आपको पेन है तो हम आपका सर्जरी के लिए हाँ बोलेंगे। नंबर 2, पेन हो या इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि जब आप चल रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप लड़खड़ाते हैं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको लगता है आप गिर जाएंगे। फ्लैट सरफेसेस में आप ठीक है, पर जहां थोड़ी सी सरफेस रफ है, उबड़ खाबड़ है, आप अपना बैलेंस लूज करते हैं। एंड स्टेज 3, जब थर्ड पॉइंट ये है, जब आपके पैरों की बनावट और शेप इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अब उसकी वजह से आपकी बॉडी का संतुलन खराब हो रहा है, आपका बैलेंस खराब हो रहा है, और ये अब आपके कमर में, रीढ़ की हड्डी में और बाकी जगह पे भी तकलीफ देना शुरू कर रही है। तब हम कहते हैं कि यस, आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। डॉक्टर मनोज वाधवा, घुटने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम सर्जरी तो करवा लेते हैं, लेकिन ये सर्जरी कितना सुरक्षित उपाय है? आज के युग में ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, इसको बेस्ट सर्जरी ऑफ द लास्ट माइलेनियम का अवार्ड मिला है यूएस में। यानी कि अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में करें जो कि सुपर क्लीन हो, जहां पर हाई एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, सर्जन जिसने
एक हाई वॉल्यूम ऑपरेट करा हो, डेफिनेटली उनमें एक्सपीरियंस हो, तो हम ये कहते हैं कि आपके रिजल्ट लगभग 99% से ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोई बदनसीब होना चाहिए कि पहले इतना अच्छा नहीं हो पाया। डॉक्टर रमीक महाजन, डॉक्टर मनोज वाधवा ने बताया कि सर्जरी सुरक्षित उपाय है, सर्जरी को करवाने के लिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अभी सर्जरी बेहद आसान हो गई है। हाँ डॉक्टर रमीक महाजन, हम आपसे जानना चाहेंगे इस सर्जरी में कितनी देर लगती है और इसे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है? देखिए, मैं सब पेशेंट जो मेरे से पूछते हैं और आके पूछते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा, तो मैं ये कहता हूँ कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा अगर मैं इसको आधे घंटे में खत्म कर दूं। गोल्ड मेडल उस दिन मिलेगा जब आप अपनी जरूरत के लिए बहुत सब काम कर रहे हैं और आप आके वापस मेरे पास आते हैं, मेरे से गले मिलते हैं, मेरे को वो टाइम ज्यादा अच्छा लगता है। बट ऑन एन एवरेज एक बाईलैटरल जिसमें दोनों घुटनों के चेंज करने में हमें 1 घंटा लगता है, पर उससे 1-1.5 घंटा आपकी तैयारी, एनेस्थीसिया तैयारी, सफाई, ये सब भी है, और बाद में भी आधा 1 घंटा आपकी रिकवरी में लग जाता है, ताकि आपका पेशेंट ऑन एन एवरेज, अगर हम अटेंडेंट्स की बात करें तो रिश्तेदारों से अटेंडेंट से कम 3 से 4 घंटा वो दूर रहता है बाईलैटरल नी रिप्लेसमेंट में, जिसमें एक्चुअल सर्जरी टाइम 1 घंटा है। डॉक्टर मनोज वाधवा, आप बताइए कि सर्जरी के बाद पेशेंट को कंप्लीट रिकवर होने में कितना वक्त लगता है? कब वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, अपने पैरों पे चल सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सर्जरी है ये बहुत डिफरेंट सिस्टम से करी जाती है। जिस तरह से हम लोग करते हैं उसे कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, दैट मीन्स स्मॉल कट सर्जरी, और इसके अंदर हम पेशेंट्स को सेम डे या नेक्स्ट डे चलने के काबिल कर देते हैं। वो नेक्स्ट डे चलना शुरू हो जाते हैं और सेकेंड थर्ड डे स्टिक के साथ और कुछ स्टेप्स भी लेना शुरू हो जाते हैं। तो आज की डेट में जो लेटेस्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट सर्जरी है, दैट मीन्स नेविगेटेड सर्जरी, ग्राफिक स्पेस सर्जरी, और उसके अंदर जो हम लोग हाई फ्लेक्शन जॉइंट्स यूज करते हैं, पेनलेस सर्जरी करते हैं, इसके साथ हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फास्ट और स्मूथ हो गई हैं। जी डॉक्टर रमीक महाजन, आपसे हम एक और इम्पोर्टेंट सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्जरी के बाद क्या फिर से आसानी से काम किया जा सकता है? आप कुछ ऐसी हिदायतें देना चाहेंगे जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? एनीथिंग दैट इज पॉसिबल यू कैन डू। आप जो भी चीज करना चाहें, चाहे किचन में जाके चाय बनाना है, 1-2 चपाती बनाना है, आप रोज चाहे 10 मिनट के लिए क्यों ना जाएं, पर कोशिश करिए कि किचन में चाहे वॉकर पकड़ के ही जाके खड़े हों, पर खड़े हों। ऑफिस जाने वाले पेशेंट, एक बार आपके स्टिचेस निकल गए तो आप ऑफिस जाने की कोशिश करिए। यस, आपको थोड़ी डिस्कम्फर्ट होगी, पर जो आप रोजमर्रा की जिंदगी के काम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। तो हम किसी चीज से मना नहीं करते। हाँ, जो मना करते हैं कि कुछ दिनों तक रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आलसी नहीं बनना, बिस्तर पे नहीं बैठना, जरूरत की छोटी से छोटी चीज, चाहे आपको चाय भी पीनी है तो उठ के ड्राइंग रूम में बाहर आइए, वो भी एक एक्सरसाइज है। टॉयलेट खुद उठ के जाइए, बॉटल में मत करिए, और जो भी आपको चाहिए उसके लिए खुद उठिए, खुद जाइए, किसी से मत मंगवाइए। डॉक्टर रमीक महाजन ने बताया, डॉक्टर रमीक महाजन ने हिदायतें भी दी कि आपकी सर्जरी हो गई है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा, और उसके बाद आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। खैर डॉक्टर मनोज वाधवा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप सर्जरी के बाद क्या हिदायतें देना चाहिए, किसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों ने सर्जरी करवाई है? जिन मरीजों की हम सर्जरी करते हैं, जब उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर एक सबसे पहली चीज होती है, मैं कहता हूँ कि आपकी कोई फ्रेंड है जो कि सेम एज ग्रुप की है, जिनको घुटनों की कोई समस्या नहीं है, आप सब कुछ उनकी तरह करेंगे सिवाय एक्टिवली जमीन पर बैठने के। तो यानी कि हम जितना भी चलना है, सीढ़ी चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, कच्चे रास्ते पे जाना, स्विमिंग करना, माइल्ड एक्टिविटीज करना, सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या नहीं करेंगे, हम जमीन पर पैरों के बाहर नहीं बैठेंगे, हम उकड़ू बनकर नहीं बैठेंगे, हम सड़कों पर रनिंग नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो जॉइंट सर्फेसिस आप देख रहे हो, इनकी फिक्सिंग हमारी बॉडी के साथ है। अगर मान लीजिए मुझे पेंटिंग दीवार पे टांगनी है, तो ये डिपेंड ये नहीं करता मेरा स्क्रू कितना अच्छा है या पेंटिंग कितनी सुंदर है, डिपेंड ये करता है कि मेरी दीवार का सपोर्ट कितना ज्यादा है। इस तरह से इन सब का सपोर्ट हमारी बोन के साथ है। हम ये मानते हैं कि हमारी जो इंडियन बोन्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हम नीचे बैठ कर उठते हैं जब तुम्हारा 5 टाइम्स बॉडी वेट इस जॉइंट से क्रॉस करता है, या हम हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज इस तरह से रनिंग करते हैं, तो इनकी लाइफ का वेयर एंड टियर बढ़ता है। तो हमारे कहते हैं कि आपकी जो सर्जरी हो रही है विद न्यू कॉन्सेप्ट से, होपफुली इट शुड लास्ट योर लाइफ टाइम। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अब नी सर्जरी बेहद आसान हो गई है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। आप दोनों डॉक्टर से हमारे कुछ दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं, आइए हम अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल कर लेते हैं।
मेरी मम्मा 4 साल से एक आयुर्वेदिक तेल यूज कर रही है। शुरू में तो काफी अच्छा असर था, बट अब ना वो ठीक से चल पाती है ना खड़े हो पाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए डॉक्टर रमनीक महाजन आपकी क्या राय है, क्या सलाह है आपकी? कुछ तेल में काउंटर इरिटेंट है, वो भी हमारे फायदे के लिए है, बट धीरे धीरे हमारी वो आर्थराइटिस और बढ़ती जा रही है। तो जितनी हमारी वो आर्थराइटिस बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा जो पेन सहने की शक्ति है वो और कम होती जाएगी। तो जो हमारा पेन फ्री इंटरवल बोलते हैं कि 2 पेन के अटैक के बीच में अच्छा समय, वो पेन फ्री इंटरवल कम होता जाएगा। तो वही तेल जो पहले हमें फायदा दे रहा था अब हमें लगेगा कि उतना फायदा नहीं दे रहा। बट इसका कारण वो तेल नहीं है, वो तेल से रेजिस्टेंस नहीं है। उसका ये है कि आपकी आर्थराइटिस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो इससे भी नहीं फायदा मिलेगा, अब आपको शायद कुछ और चीज ढूंढनी पड़ेगी। सर, मेरा 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरा घुटना डिस्लोकेट हो गया है। कई बार मेरे को पेन होता है और सर्दियों में तो खास तौर से। क्या मुझे इससे आर्थराइटिस होने की कोई संभावना है? अगर है तो इसके लिए मेरे को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर मनोज वाधवा, इनके सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, तो आप क्या कहेंगे इन्हें, क्या सलाह देंगे इन्हें आप? बहुत अच्छा सवाल है। इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, यानी कि जो 7 साल पहले घुटना निकला, उसके ऊपर के कार्टिलेज डैमेज हुआ, उसमें इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से हमारी जो कोटिंग है, जो लाइनिंग है, वो डैमेज हो जाती है। उस समय हम उसको रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन बढ़ते समय के साथ उसका वेयर एंड टियर बढ़ जाता है। सो ये जो हमारे मरीज हैं, डेफिनेटली इनको आर्थराइटिस आने की संभावना काफी ज्यादा है। इनको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या अच्छे सर्जन से मिलना है, जो कि इनको घुटने के आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए एक्सरसाइज बताएंगे। इसके अलावा अगर इनका सरफेस डैमेज हो रहा है, जो कि हम एक्सरेज पे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे देख सकते हैं, तो उस केस में हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी कि जॉइंट के कार्टिलेज को बचाने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और अगर जॉइंट डैमेज हो रहा है तो हमें पैरों के बाहर बैठना और आलती पालती मारना, ये सब एक्टिविटीज को रिफ्रेन करना पड़ेगा। आप दोनों डॉक्टर्स ने आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी, इसके इलाज से जुड़े कई भ्रम भी दूर किए। आप दोनों ही डॉक्टर्स का हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को जोड़ों के दर्द की समस्या से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे शो में आए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सके। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में आर्थराइटिस से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।